दक्षिण कोरिया के एक समुद्री बाजार में एक छिपा हुआ महारथी रहता है। वह सारा दिन बाजार में सी फूड बेचता है और कम ही बाहरी लोगों से मिलता जुलता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कभी दक्षिण कोरिया का सबसे निर्दयी गैंगस्टर बॉस था। सड़क पर कोई ऐसा नहीं था जो उसका विरोध करने की हिम्मत करता हो, क्योंकि जो भी करता वह मर जाता था। अपनी प्यारी पत्नी के लिए आपराधिक दुनिया से संन्यास लेकर समुद्री बाजार में केकड़े बेचने लगा। अब वह अपनी पुरानी बदमाशी की छवि को दबा चुका था। वह जिससे भी मिलता झुकर अदब से बात करता, यहाँ तक कि जब उसकी कार को टक्कर मार दी गई तब भी उसने विनम्रता से दूसरे ड्राइवर से बीमा का कागजात देने के लिए कहा, लेकिन उस अमीर ड्राइवर ने सीधे पैसे जमीन पर फेंक दिए। पैसे अपमान से कम थे और माँ शू को चुपचाप छुकर उन्हें उठाना पड़ा। यह देखकर उसकी पत्नी चित शू ने ड्राइवर को जोरदार डांट लगाई और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। पुलिस का नाम सुनते ही पिछली सीट पर बैठा मालिक डर गया, क्योंकि उसकी कार में एक बेहोश लड़की छिपी थी। मालिक जल्दी से कार से उतरा, दरवाजा खोला और अपने ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। उसने ड्राइवर के बाल पकड़े, उसे कार से घसीटा और उसे 2 थप्पड़ मारे। माँ शू भी हका बका खड़ा देखा रहा। फिर मालिक ने ड्राइवर से माँ शू से माफी मांगने के लिए कहा। माँ शू को लगा कि यह आदमी काफी सभ्य है, इसलिए उसने पीछा करना छोड़ दिया। उसने सोचा कि यह एक मामूली सड़क दुर्घटना थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसके दुस्वप्न की शुरुआत थी। अगले दिन माँ शू हमेशा की तरह बाजार में सी फूड बेच रहा था। शाम को चित शू ने उसे फोन करके पूछा कि वह कब तक घर आएगा। माँ शू ने कहा कि वह रास्ते में है और जल्द ही घर पहुँच जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चित शू को कुछ गड़बड़ लगी। उसने झांक कर देखा तो बाहर एक काला मोटा आदमी खड़ा था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाती, मोटे आदमी ने जबरदस्ती दरवाजा तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाजे का लॉक टूटा, काला आदमी अंदर घुस आया। चित शू घबराकर बेडरूम में भागी, दरवाजा बंद किया और माँ शू को फोन लगाने की तैयारी की, लेकिन उसे पता नहीं था कि छज्जे पर एक और हमलावर मौजूद था। चित शू ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक दूसरे आदमी ने उसे पकड़ लिया। वे दोनों आगे पीछे खड़े थे। उन्होंने चित शू को पकड़ा और उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर दिया। चित शू को पकड़ने वाला गुंडा, जो पिछली रात की दुर्घटना का मालिक था, उसकी बुरी आदत थी, उसे दूसरों की पत्नियों को अगवा करना पसंद था। वह मानव तस्करी का काम करता था। जो महिलाएं सुंदर होती थीं, उन्हें वह सीधे विदेशी अमीरों को बेच देता था। जो बदसूरत होती थीं, उन्हें वह सर्जरी के बाद विदेशी अमीरों को बेचता था। अगर सर्जरी असफल हो जाती थी तो वह उनके अंग निकाल कर बेच देता था। इस समय माँ शू भी घर की ओर भाग रहा था, लेकिन 2 कारों ने उसका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने जानबूझकर जाम लगा दिया ताकि चित शू को अगवा करने में देरी न हो। जब माँ शू आखिरकार घर पहुंचा तो उसने देखा कि कमरा बिखरा पड़ा है। चित शू गायब थी। टूटे हुए दरवाजे और खिड़कियों को देखकर माँ शू को गड़बड़ी का एहसास हुआ। वह तुरंत नीचे भागा और उसे ढूंढने लगा, लेकिन तेज बारिश वाली रात में उसे ढूंढना असंभव था। वह अपने 3000 पुराने गुंडों को फोन करना चाहता था, लेकिन उसे याद आया कि वह अब पुराना गुंडा नहीं है। इसलिए वह पुलिस स्टेशन गया और रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि कॉलोनी का एकमात्र सीसीटीवी तोड़ा गया था। उन्हें घटना स्थल पर कोई सुराग नहीं मिला। अंत में पुलिस ने टाल मटोल करके माँ शू को भगा दिया। माँ शू निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। तभी उसके फोन की घंटी बजी। सांग ब्याओ ने धमकी भरा फोन किया और माँ शू को चेतावनी दी कि वह कोई जल्दबाजी न करे। उसने माँ शू की पत्नी का नाम लेकर ब्लैकमेल किया और उससे सामने मिलने का प्रस्ताव रखा। सांग ब्याओ द्वारा दिए गए सुराग के अनुसार माँ शू घर लौटा और एक विजिटिंग कार्ड ढूंढा। फिर वह कार्ड पर दिए गए पहुंचा, लेकिन अजीब बात यह थी कि हमलावर वहां दिखा नहीं। तभी फोन बजा। दूसरी ओर से उसे सामने रखे बक्से को खोलने के लिए कहा गया। उसने खोला तो उसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। सांग ब्याओ ने माँ शू से कहा कि यह उसकी पत्नी को खरीदने का पैसा है। एक आदमी होने के नाते माँ शू इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। ठीक उसी समय माँ शू ने एक आदमी को फोन पर बात करते हुए कार में घुसते देखा। वह तुरंत उसके पीछे भागा। दरवाजे पर खड़ा उसका साथी भी उसे देखकर कार से पीछा करने लगा। एक झटके में उसने उसे नीचे गिरा दिया, लेकिन गलती से उसने गलत आदमी को पकड़ा। फिर माँ शू उन पैसों को लेकर पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने अभी भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फिंगरप्रिंट लेने का बहाना करके पैसों को जब्त कर लिया। दीवार पर इतने सारे लापता लोगों की तस्वीरें देकर और ढीले पुलिसकर्मियों को देकर उसने खुद जांच करने का फैसला किया। सड़क पर एक दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह काला सफेद सब काम करने वाले बॉस शुंग के पास जाए। कहा जाता है कि अगर पैसा दिया जाए तो दक्षिण कोरिया में वह ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे ढूंढ न सके। लेकिन माँ शू पूरी तरह खाली हाथ था। वह एक ऐसे गुंडे के पास गया जिस पर उसका कर्ज था, लेकिन उस आदमी ने शेखी मारी और कहा कि उसने अपने दम पर पैसे कमाए हैं, वह उन्हें क्यों लौटाए। फिर उसने अपने गुंडों से माँ शू को पकड़ने के लिए कहा। गुंडों को लगा कि वह अभी भी पुराना मछुआरा है। एक गुंडे ने आकर माँ शू के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। माँ शू को गुस्सा आया। उसने उस आदमी को पकड़ा और लोहे के बक्से में फेंक दिया। फिर 2 और आदमी आए, लेकिन वे माँ शू का मुकाबला नहीं कर पाए। माँ शू ने उन्हें 2 मुक्के और एक लात से नीचे गिरा दिया। उसने एक आदमी को हवा में उठाकर पटक दिया, जिससे छोटा कंप्यूटर भी टूट गया। माँ शू को एक मुक्का मारते हुए इतना मजबूत देकर गुंडे ने चुपचाप पैसा लौटा दिया। माँ शू ने पैसा लिया और बॉस शुंग के पास पहुंचा। बॉस शुंग वास्तव में बहुत तेज था। फुटेज के आधार पर उन्होंने एक कार की नंबर प्लेट ढूंढ निकाली। फिर उन्होंने जांच अधिकारी बनकर कार की नंबर प्लेट का स्रोत पता किया। जानकारी के अनुसार वे एक अंडरग्राउंड ट्रेडिंग बाजार पहुंचे। जिंगजे को लगा कि वे नंबर प्लेट खरीदने आए हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे यहाँ लड़ाई करने आए थे। माँ शू ने जैसे ही हमला करना चाहा, बॉस शुंग ने उसे रोक दिया। उसने धीरे धीरे
धीरे कागज मोड़ा। यह मुझे उस हत्यारे की याद दिलाता है जो सिर्फ एक कागज से किसी को भी मार सकता था। मा शू आखिरकार सब्र नहीं रख सका। वह शांत होकर आगे बढ़ा, बाएं हाथ से धक्का दिया, दाएं हाथ से खींचा। वह राक्षस जिसने कभी हाथों से लाशों को फाड़ दिया था वापस आ गया, बिना किसी तामझाम के। एक मुक्का मारो और एक आदमी नीचे। यह दृश्य बेहद संतोषजनक था। एक गुंडा जैसे ही उठा, मा शू ने घूमकर उसे टक्कर मारी और लड़ाई खत्म कर दी। अंत में मा शू की धमकी के तहत जिंगजे ने सब कुछ सच बता दिया और उसे एक विजिटिंग कार्ड दिया। मा शू ने कार्ड देखा और तुरंत याद आया कि पहले उसकी कार को टक्कर मारने वाले ड्राइवर ने उसे यह कार्ड दिया था। मा शू ने कार्ड के अनुसार ड्राइवर को ढूंढा। उसने बिना किसी बात के सीधे उसके बाल पकड़े और यातना के लिए घसीट कर ले गया, लेकिन यह आदमी मुंह बंद करके कुछ नहीं बता रहा था। सांग ब्याओ को पता चला कि उसका गुंडा पकड़ा गया है। बॉस होने के नाते उसने मा शू को वीडियो कॉल किया। उसने मा शू को धमकाया कि वह छोटे आदमी को मार दे, नहीं तो वह चलेगा। मा शू को बेबसी में रस्सी से गुंडे का गला घोंटना पड़ा। 2 मिनट बाद गुंडा जमीन पर गिर गया। अंत में सांग ब्याओ ने मा शू को पैसे लेकर अपनी पत्नी के बदले बदलने की शर्त रखी। फोन रखने के बाद मा शू ने एक थप्पड़ मारकर बेहोश हुए गुंडे को जगाया। दरअसल मा शू ने गुंडे की नस दबा दी थी, जिससे वह थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इस हरकत ने जासूस को फिर से हैरान कर दिया। जिंदा हुए आदमी ने सच बताया। उसने कहा कि कोरियाई ठंड के कारण कोरियाई महिलाएं बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए वे कोरियाई महिलाओं को अगवा करके ऑनलाइन बेचते हैं। सुंदर महिलाओं को वे सीधे ऑनलाइन बेच देते हैं। जो सुंदर नहीं होती हैं, उन्हें सर्जरी के लिए अस्पताल ले जाते हैं। बेशक कुछ ऐसी भी हैं जो कर्ज न चुका पाने के कारण खुद चलकर उनके पास आती हैं। सांग ब्याओ इंसानियत को अच्छी तरह जानता है। जब वह किसी शादीशुदा महिला को अगवा करता है तो वह उसके पति को एक राशि देता है। पुरुष पैसों के लिए अपनी पत्नियों को बेच देते हैं। मा शू पहला व्यक्ति था जो पैसों के लिए नहीं आया। अपनी पत्नी को बचाने के लिए मा शू ने कहा कि वह पहले पैसे वापस लेगा, लेकिन पैसे अब पुलिस के पास जब्त हैं। जासूस ने कहा कि वह यह काम संभाल लेगा। फिर वह और लाओ झांग जांच अधिकारी बनकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने शांत होकर पुलिसकर्मी को अपनी पहचान बताई। पुलिसकर्मी ने वास्तव में उन्हें पैसा दे दिया, लेकिन जब सफलता मिलने ही वाली थी, पुलिसकर्मी ने कहा कि वह अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा। बॉस ने कहा कि उन्हें ऊपर से कोई निर्देश नहीं मिला है। पुलिसकर्मी को तुरंत एहसास हुआ कि वे नकली हैं। उसने बंदूक निकाली और दोनों को रुकने के लिए कहा। मा शू ने ईयरफोन में सुना कि मामला बिगड़ गया है। उसने निडरता से एक कार में आग लगा दी। विस्फोट से अफरा तफरी मच गई। दोनों मौका पाकर पैसे लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर भागे। मा शू ने कार से उनका पीछा किया। वे आसानी से पुलिस से भाग गए। उसी समय दूसरी तरफ चित शू खिड़की से भागने की कोशिश कर रही थी। उसने एक लड़की से पर्दा नीचे करने में मदद मांगी। उसने पेंचदार से लोहे की ग्रिल के बोल्ट ढीले किए। लड़की की मदद से उन्होंने सफलतापूर्वक लोहे की ग्रिल को बाहर निकाला। डरी हुई लड़की ने चित शू से पहले भागने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही चित शू खिड़की से बाहर निकली, गुंडा पीछे से आ गया। चित शू ने खतरा देखकर कूद गई। शुक्र है कि वह सुरक्षित रूप से दूसरी छत पर कूद गई। गुंडे ने यह देखकर पीछा करना चाहा, लेकिन लड़की ने लोहे की छड़ से मारकर उसे बेहोश कर दिया। जब लड़की भागने की तैयारी कर रही थी, सांग ब्याओ अपने गुंडों के साथ पहुंच गया। टूटी हुई लोहे की ग्रिल देखकर वह हैरान रह गया। वह विश्वास नहीं कर सका कि 2 महिलाओं में इतनी ताकत होगी। चित शू ने सड़क पर एक टैक्सी रोकी और अगवा करने वालों से पीछा छुड़ाया, लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन के पास पहुंची तो वह फिर से टकरा गई। पुलिस स्टेशन नजदीक देकर वह कार से उतरकर भागने लगी, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, सांग ब्याओ ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ पैसा लेकर बॉस शुंग ट्रेडिंग की जगह पर पहुंचा। उसने दरवाजा जोर से ठोकर मारा और अंदर घुस गया। उसने किसी की परवाह नहीं की और दरवाजे पर खड़े गुंडे को एक मुक्का मारकर गिरा दिया। फिर उसने सीसीटीवी से पूरी मंजिल का भौगोलिक वातावरण जांचा। पत्नी को न पाकर वह उसे ढूंढने लगा। तभी एक आदमी ने उसे देख लिया। मा शू ने देखा कि आदमी ने चाकू निकाला है, लेकिन वह जरा भी नहीं डरा। उसने बांधकर आदमी को दीवार पर पटक दिया। टकराने की आवाज सुनकर गुंडे ने सोचा कि कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने कान दरवाजे पर लगाए। मा शू ने उसे दरवाजे रे से एक जोरदार मुक्का मारा। एक दूसरे आदमी ने शांत होकर कपड़े उतारे और मा शू से लड़ने की तैयारी की। जैसा कि अपेक्षित था, आदमी के पास अच्छी तकनीक थी। उसने मा शू को लात मारी और वह मुश्किल से खड़ा हो पाया, लेकिन मा शू के पास अनुभव था। उसने आदमी का पैर पकड़ा, उसे पटका और फिर उसके चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। गुंडों का एक और समूह हथियारों के साथ आ गया। निश्चित रूप से फिर से जोरदार लड़ाई हुई। जैसे ही मा शू ने सभी को गिरा दिया, उसके पीछे 2 मीटर ऊंचा एक विशालकाय आदमी दिखाई दिया। मा शू अभी भी जरा भी नहीं डरा। इस समय कोई उसे अपनी पत्नी से दूर नहीं रख सकता था, लेकिन विशालकाय आदमी की ताकत वास्तव में बहुत थी। मा शू को उसने बुरी तरह पीटा। महत्वपूर्ण क्षण में मा शू ने विशालकाय आदमी की कमर पकड़ी और पूरी ताकत से उसे उठाया। सभी गुंडों से निपटने के बाद मा शू ने अपनी पत्नी को ढूंढना जारी रखा। उसने आखिरी कमरे तक ढूंढा, लेकिन उसे चित शू नहीं मिली। खिड़की पर टूटी हुई लोहे की ग्रिल देखकर उसे लगा कि उसकी पत्नी भाग गई होगी। वह जल्दी से कार से पीछा करने लगा, लेकिन सांग ब्याओ की कार से टकरा गया। डरा हुआ सांग ब्याओ जल्दी से गुंडे को कार चलाने के लिए कहा, लेकिन मा शू ने एक्सीलरेटर दबाया और पीछा करना शुरू कर दिया। फिर दोनों कारों के बीच तेज दौड़ हुई। मा शू अपनी पत्नी को बचाने के लिए जान की परवाह नहीं करता। सांग ब्याओ ने चित शू को धमकाने के लिए पकड़ा। पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित मा शू ने हार मान ली। सांग ब्याओ ने मौका पाकर गुंडे को मा शू की कार को टक्कर मारने के लिए कहा। मा शू को आधा मरा हुआ देखकर
कर सांग ब्याओ कुल्हाड़ी लेकर नीचे उतरा। उसने माँ शू को मारने की धमकी दी, लेकिन उसे पता नहीं था कि माँ शू ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने मुक्कों की बरसात कर दी। पूरी ताकत के सामने वह पक नहीं सका। वह घुटनों के बल गिर गया और माँ शू से दया की भीख मांगी। यहाँ तक कि उसने चाकू से खुदकुशी करने की धमकी दी, लेकिन माँ शू ने उसे अनदेखा कर दिया। उसने सीधे उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। फिर उसने मुक्कों की बरसात की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। ब्याओ से निपटने के बाद माँ शू को चित शू की याद आई। वह जल्दी से गया और उसकी चोटों की जांच की। चित शू को गंभीर चोट नहीं लगी थी। दंपति गले मिले।